हेलो एवरीवन, एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं। चाहे वो आपके एम्स का एंट्रेंस एग्जाम हो, आपके बिहार का एंट्रेंस एग्जाम हो, राजस्थान का एंट्रेंस एग्जाम हो, सीजी का हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस हम कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में हमने आपको उपलब्ध करवा दिया है। बहुत सारी डिमांड यहाँ पर आ रही थी। पहला क्वेश्चन है आपका, वह मछली पहचानिए जिसमें नरों में जो भ्रूण कोष्ठ होते हैं उपस्थित होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द फिश इन विच मेल पॉसेज ए ब्रूड पॉन्च, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये चार ऑप्शन आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी देंगे, तो एक प्रकार से आप प्रैक्टिस मान सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन है डॉग फिश, दंस रे, ठीक है, इंग्लिश में आप देख सकते हो सिटिंग रेज, और यहाँ पर समुद्री घोड़ा से हॉर्स, और यहाँ पर आता है आरामिन, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, मैंने आपको पहले बोल रखा है कि जितना हो सके बायोलॉजी में एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा फिर हम बताएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। अपने मन में चूज कर लो कोई भी ऑप्शन ईमानदारी से, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ में हो जाए, आपका टेस्ट भी साथ में हो जाए। तो यहाँ पर आपने वन ऑप्शन चूज कर लिया होगा। चलिए इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर वह मछली, यहाँ पर चारों मछली है, ठीक है, बट यहाँ पर हमको वो पहचानना है जिसमें नरों में भ्रूण कोष्ठक उपस्थित होते। तो डॉग फिश में तो नहीं होते, ठीक है, दंत्र में भी नहीं होते, ठीक है, इनको तो क्रॉस कर दिया। आरामीन में भी नहीं होगा। अब बचा क्या? समुद्री घोड़ा। तो राइट ऑप्शन हमारा समुद्री घोड़ा यानी कि से हॉर्स हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आपने भी अगर ये चूज किया तो अपने आप को 1 नंबर आप दे सकते हो। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे समुद्री घोड़ा तो सबने देख रखा है, ठीक है, बायोलॉजी की जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, वहां पर आराम से आप देख सकते हो, सब जानते हैं समुद्री घोड़े को। अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला, एसिडिया को सामान्यतः कहा जाता है। एसिडिया आर कॉमनली कॉल्ड एज। तो यहाँ पर सबसे पहले एसिडिया को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी होगी एनसीईआरटी, उनको पता भी होगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एसिडिया एक्चुअली होता क्या है। कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं एसिडिया, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ना, इस प्रकार के दिखाई देते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हो, इस प्रकार का होता है एसिडिया। अब आप बता सकते हो कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए यहां पर ऑप्शन है आपके समुद्री एनिमोन, राइट, समुद्री काकड़ी यानी कि से कुकुम्बर, यहां पर समुद्री स्क्वर्ड से स्क्वर्ड, ठीक है, और यहां पर गुसबेरी यानी कि से गुसबेरी। चार ऑप्शन है, और अब तो आपको आ जाना ही चाहिए कि एसिडिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आई होप आपने वन क्वेश्चन यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है चूज कर लिया होगा। ईमानदार से कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, आंसर तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि साथ साथ आपका टेस्ट भी यहाँ पर हो जाए। कोई भी एक गलत हो सही हो चूज कर लो आप, ठीक है, कर लिया होगा आपने, क्योंकि आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे आपके, लिख के रख लो आप, गारंटेड, और ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। चलिए देख लेते, हमको तो पता है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, आपने भी इसका राइट ऑप्शन चूज कर लिया होगा। देखो गाइज, यहाँ पर एसिडिया को सामान्यतः कहा जाता है, ये तो हम कहेंगे भी नहीं, समुद्री एनोमिना नहीं कहेंगे, समुद्री ककड़ी भी नहीं कहेंगे, ठीक है, और समुद्री गुसबेरी भी नहीं कहेंगे। बस एक ऑप्शन बचा, समुद्री स्क्वर्ड। तो इस प्रकार से आप आंसर करने की कोशिश किया करो, ताकि आपको यहाँ पर आंसर मिले। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। और यानी कि ये क्वेश्चन ये नॉलेज चेक करना चाहता है कि एसिडिया के बारे में आपको क्या क्या पता है, ठीक है ना।
चलो कोई बात नहीं, अगर आपको इसका आंसर नहीं आया तो 0 नंबर अपने आप को दे लो, अगर आपने सही किया तो 1 नंबर अपने आप को दे लो आप। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये तो आपने 11th की बुक में भी पढ़ा होगा, 11th की बुक में पढ़ा होगा ये क्वेश्चन आपने, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है। वेन जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन बाइंडिंग हो जाते हैं इन फॉर्म, क्या बनता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, या फिर कार्बिनो हीमोग्लोबिन बनता है, या फिर मेठी मोग्लोबिन बनता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं, लिख के रख लो आप। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो आप, एम्स का एंट्रेंस एग्जाम दो, चाहे आप अपने आरयूएचएस का दो, चाहे आप पीएनएसटी का दो, ठीक है, चाहे आप बीसीईसी का दो, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहां पर बताइए क्या होगा, 11th की बुक में आपने पढ़ा होगा। वन ऑप्शन चूज कीजिए, आई होप आपने कर लिया होगा। सो यहां पर देखिए, जब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और हीमोग्लोबिन मिलते हैं ना, तो यहां पर निर्माण होता है कार्बिनो हीमोग्लोबिन का, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने भी यही चूज किया है तो ईमानदारी से यहां पर अपने आप को 1 नंबर दे लो आप, ईमानदारी से, क्योंकि बेईमानी आपको नहीं करनी है। अगर आप बेईमानी करोगे तो समझो अपने आप को धोखा दे रहे हो। हम तो यही चाहते हैं कि ईमानदारी से आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ में हो जाए। बहुत ही मेहनत से आपके लिए प्रिपेयर करके यहाँ पर एमसीक्यूज बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कार्बो हीमोग्लोबिन, अब आप बोलेंगे सर ये कैसे होगा, चलो मैं इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। सो देखिए, ये डायग्राम हमको तो पता था, 11th में हमने पढ़ा था, तो हमको तो पता था ये कि हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये इक्वेशन अगर आपको पता है तो आपका काम बन गया। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ये बहुत ही खतरनाक होता है गाइज, ठीक है। इससे क्या है, डेथ तक की नौबत आ जाती है, कई बार तो मृत्यु तक हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये बहुत ही डेंजर सिचुएशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए जो कि आपके 11th की बुक में दे रखी है। चलिए अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सो यहाँ पर लाइक अवश्य कर देना वीडियो को, ताकि अगला वीडियो तुरंत आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेकर आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, कार्बो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन निकल के आ गया आपका, आपने पढ़ा होगा जंतुओं का वर्गीकरण वाला चैप्टर। तो यहाँ पर व्हाट इज क्लाइटेलम, क्लाइटेलम क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपने 11th की बुक में पढ़ा होगा, केचुए पढ़ा होगा आपने, मेंढक पढ़ा होगा आपने, कॉकरोच पढ़ा होगा, बस क्वेश्चन वहीं से बनते 11th और 12th की बुक से, ठीक है। और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये आपकी तैयारी यहाँ पर शुरू करवा दी है। क्लाइटेलम क्या है, तो केचुए का चलन अंग है। अगर इंग्लिश वाले अगर आप हो तो इधर देख लो, लेकोटोमी ऑर्गन अर्थवॉर्म, ठीक है, इसको देखो आप। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे सर क्लियर नहीं दिख रहा, तो उनके लिए आपको अपने जो अभी वीडियो देख रहे हो ना, वहां पर एक सेटिंग करनी होगी ताकि आपको क्लियर दिख जाए। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एचडी आप कैसे देख सकते हो। अगर जिनको क्लियर नहीं दिख रहा, धुंधला दिख रहा है, तो एक काम आप करो, जैसे वीडियो को पॉज करके ऊपर आप देखोगे तो ये इस प्रकार का आइकन आपको, ये आइकन आपको दिखाई देगा सेटिंग वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो चलिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर क्वालिटी में आपको इस प्रकार का 420 कुछ भी दिख रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा एडवांस का ऑप्शन, तो इस वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको फिर 720p पे क्लिक करना है ताकि आपको HD दिख जाए। सो इस प्रकार आप HD में देख सकते हो। तो क्लाइटेलम क्या है, केचुए के बारे में तो पढ़ा होगा ना आपने NCERT 11th की बुक में। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हाजिर है इंग्लिश और हिंदी में। ईमानदारी से कोई भी वन ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए
और आपने कर भी लिया होगा। तो इसका देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लाइटेलम। तो आपने देखा होगा जैसे केचुआ है, ठीक है, केचुआ तो सब जानते हैं, जो किसान भाई लोग हैं उनको तो सब पता है क्लाइटेलम क्या होता है। केचुआ सबने देख रखा है, मिट्टी में जो कीड़े होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का लंबा सा होता है और यहाँ पर इनके कट होता है, उसको बोलते हैं क्लाइटेलम। अभी मैं डायग्राम भी दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पर ग्रंथि उत्तक जो प्रौढ़ केंचुए में विकसित होते हैं, ग्रंथि उत्तक है एक प्रकार का। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, यही होगा आपका ग्रंथि उत्तक वाला, ऑप्शन 4। अगर आपने भी यही चूज किया था तो अपने आप को 1 नंबर दे लो आप। ग्रंथि उत्तक जो प्रौढ़ केंचुए में विकसित होता है, तो इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलो मैं इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूं। ये लीजिए, बड़ी मुश्किल से खेत में जाके आपके लिए फोटो खींच के लाया हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्लाइटेलम आपको दिख गया होगा। इस प्रकार का ये केचुआ है पूरा, और ये इस प्रकार के कट होते हैं। देख लेना, आज ही जाके मिट्टी में खोद के देख लेना, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, वहां पर आपको इस प्रकार की संरचना दिखाई देंगी। हर जगह मिलता है, जो खेती करते हैं उनको तो पता है। और डायग्राम अगर आप देखोगे तो इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। ये होता है क्लाइटेलम, इस प्रकार कट होता है ना, इसको बोलते हैं। तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा इस प्रकार का। क्लियर? तो लाइक तो बनता है, देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक तो बनता है। सो मैं यही कहूंगा कि हर इसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इस बार ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, तो कभी ये पूछ लेगा। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते, बहुत ही सिंपल है। ऐसे तो तैयारी करनी होती है। आपको इसका हर एक डायग्राम अगर पता है तो आपको बहुत कुछ पता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के आपको डायग्राम पता होना चाहिए केचुए का। इस प्रकार का ये होता है गाइज। चलिए, और ये सेगमेंट तो पता है ना, सेगमेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमको मिल गया। सो इस प्रकार से आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अपने आप को नंबर दे लेना, अगर सही किया है तो सही दिया है तो 1 नंबर, अगर गलत किया तो 0 नंबर। देखो हम तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएंगे, क्योंकि जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है वो भी हमसे तैयारी यहाँ पर कर सके। बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आया है अगला, कि पेशी संकुचन के दौरान पेशीतांश की लंबाई छोटी हो जाती है, क्योंकि देखो हिंदी में अगर समझ में नहीं आता है तो ऊपर इंग्लिश में भी हमने अवेलेबल करवा रखा है। ड्यूरिंग द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन द लेंथ ऑफ द सार्कोमियर डिक्रीज बेकाउज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पेशी संकुचन जब आपका होता है तो सार्कोमियर की जो लेंथ है वो डिक्रीज क्यों हो जाती है, लेंथ ऑफ द सार्कोमियर डिक्रीज क्यों हो जाती है, कम क्यों हो जाती है। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। और 11th का जो पेशी मसल्स वाला चैप्टर है वो अगर आपने पढ़ा होगा तो समझो ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। यह पेशियों का मूल गुणधर्म है, या फिर नर्व गेट स्टिमुलेट, यानी कि जो तंत्रिका होती है, नसें जो होती है उद्दीपित हो जाती है, या फिर एक्टिन तंतु मायोसिन तंतु के ऊपर सरक जाते हैं, खिसक जाते हैं, या फिर ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन सक्रिय हो जाते हैं। बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ईमानदारी से। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा डिसीजन लेना जल्दी नहीं आ रहा हो तो पॉज करके देख लेना, सोच लेना। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जब एक्टिन तंतु मायोसिन तंतु के ऊपर खिसक जाते हैं तो ऐसे में जो सार्कोमियर की लेंथ है डिक्रीज हो जाती है। ये हमने पढ़ा है 11th की बुक में, और यहाँ पर भी दे रखा है ऑप्शन की एक्टिन तंतु मायोसिन तंतु के ऊपर खिसक जाते हैं तो इस वजह से सार्कोमियर की लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, द एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द मायोसिन फिलामेंट। तो अगर आपने भी यही सोचा था, यही क्लिक किया, तो अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो। चलो इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस प्रकार एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं के ऊपर खिसक जाते जिससे लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज हो जाती है। तो देखो ये जो डायग्राम है आपके 11th की एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, और आपको पता है कि चाहे आपका बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे नीट का एंट्रेंस एग्जाम हो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं और हम उसी के हिसाब से चलते हैं एनसीईआरटी के बेस पर ही, ताकि क्वेश्चन सारे आपको वहीं पर मिल जाए देखने को।
सार्कोमियर, और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएंगे, ठीक है। सार्कोमियर, ठीक है, ये देख लो आप, ये है आपके एक्टिन तंतु, ये रेड रेड दिख रहे हैं आपको, ठीक है। और ये है आपके ब्लू कलर में मायोसिन। अब मान लो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इस प्रकार नीचे आप देख लो किस प्रकार ये लेंथ कम हो गई, तो ये एक दूसरे के ऊपर खिसक गए, तो ऐसे में लेंथ कम हो गई सार्कोमियर की। ये डायग्राम अगर आप याद रख लोगे तो भी आपका काम बन गया। देख लो ये सार्कोमियर यहाँ पर शो हो रहा है, तो लेंथ बहुत ही कम हो गई उसकी, ये यहाँ आ गए, पहले यहाँ थे, तो ये एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर किसके, इस वजह से लेंथ कम हो गई। बहुत ही शानदार है, आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक अवश्य कर देना। तो यहाँ पर बायोलॉजी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप डायग्राम भी याद रख लोगे ना, ये देख लो सेम वही कंडीशन है। ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार थे, रिलैक्स यानी कि बिल्कुल रिलैक्स थे, जब इसमें खिंचाव हुआ तो इस प्रकार ये एक्टिन मायोसिन एक दूसरे के ऊपर आ गए और सार्कोमियर की लेंथ कम हो गई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ोगे तो सब कुछ आसान लगेगा आपको, पीएमटी का पेपर भी आसान लगेगा अगर आप पढ़ोगे तो, और तैयारी तो हम करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। सो यहाँ पर जिस स्टूडेंट को वो डायग्राम भी पता है वो क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर देगा इजिली, और हर क्वेश्चन हम यहाँ पर करवाएंगे, फिजिक्स भी करवाएंगे, केमिस्ट्री भी, जूलॉजी, बॉटनी, सब कुछ मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। धीमी और निरंतर संकुचन लाल मास की विशेषता है, निम्नलिखित में से कौन सा लाल मास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्लो एंड सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन इज ए फीचर ऑफ रेड मीट, फीचर है यहाँ पे ऑफ रेड मीट, ठीक है, उसका फीचर आपको बताना है। विच ऑफ द फ्लोइंग बिलो इज रेड मीट, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो पहले। यहाँ पर निम्न में से कौन सा लाल मास है? लाल मास तो पता है, और वह धीमा और निरंतर संकुचन होना चाहिए, धीमा और निरंतर संकुचन। देखो रेड तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको दिख ही जाएंगे, बट धीमा और निरंतर संकुचन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, धीमा और निरंतर, यानी कि स्लो एंड सस्टेन। तो यहाँ पर ऑप्शन है लिम्ब मसल्स, और यहाँ पर पश्च मसल्स, और यहाँ पर टंग यानी कि जीवा, जीभ, ठीक है, यहाँ पर मसल्स ऑफ स्टोमक यानी कि अमाशय की पेशियां। तो ईमानदार से बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अगर आपने पढ़ा होगा मसल्स के बारे में तो आप इजीली इसको कर पाओगे, और क्वेश्चन बनता है आपके मसल्स से, बताइए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर धीमा और निरंतरण, तो देखो यहाँ पर इसमें भी नहीं होगा, ठीक है, और जीवा में भी नहीं होगा क्योंकि धीमा तो होता ही नहीं, इसमें पास्ट होता है। अमाशय में भी नहीं होगा, इसमें पास्ट होता है। तो बचा क्या? पश्च और प्रसारक मांसपेशियां यानी कि मसल्स ऑफ द बैक, बैक की जो मसल्स है ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चाहे आप देख सकते हो। ये देखिए, क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है ना 11th और 12th के एनसीईआरटी, तो हमको पता है और हमने तैयारी भी कर रखी है, तो हमारे लिए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो यहाँ पर एक डायग्राम आपको पता होना चाहिए बस, बायोलॉजी में डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब देखो, बैक यानी कि जो आपकी पीठ होती है, यहाँ की जो मसल्स होती है वो धीमी, काफी धीमी, क्योंकि काम क्या है, धीमा रहना, यहाँ कोई मूवमेंट इतना ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। तो ये बैक की जो मसल्स आप देख रहे हो ना, तो इस प्रकार ये वाली की यहाँ पर बात हो रही है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपने भी यही ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो 1 नंबर दे लो अपने आप को, ठीक है, साथ में आपका टेस्ट भी हो जाएगा और तैयारी भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन निकल के आ गया, तारामीन यानी कि स्टार पीस, ठीक है, भंगुर तारा यानी कि ब्रिटल स्टार, पिच तारा यानी कि आप ऊपर देख सकते हो फीचर स्टार, सभी इकाइनोडर्मेटा है, पढ़ रखा होगा आपने तो, जंतुओं का वर्गीकरण। तारा नाम लिखने का कारण क्या हो सकता है? देखो एग्जामिनर ने कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, बट MK सर आपके साथ है, बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करनी है, मुकेश सर आपके साथ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी करवाएंगे। क्योंकि देखो आर्थिक स्थिति मैंने देखा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कोचिंग नहीं कर सकते, जो यहाँ पर जो फीस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने निर्णय लिया है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सभी की सोच नहीं होती है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है
यहाँ पर ऑप्शन पहला, दे आर द लुमिनेसेंट, यानी कि संदीप्तशील है, या फिर इनके शरीर पर तारों के जिहा होते हैं, या फिर इनमें पंचतीय अरीय समिति होती है, ये समुद्र में तारों के समान होते हैं। बताइए ईमानदारी से इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? स्टार पीस, ब्रिटल स्टार, feather star and all echinodermata, what can be reason for getting the name star? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इकाइनोडर्मेटा है ही सही, ठीक है। तारा का नाम लिखने का यहाँ पर कारण क्या हो सकता है? सो यहाँ पर एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ये जो तारा नाम यहाँ पर यूज किया गया है, ये इसलिए यूज किया गया है, देखो यहाँ पर इनका जो आपने सिमेट्री पढ़ी होगी, अरे समिति पढ़ी होगी, ठीक है ना, रेडियल सिमेट्री, ये आपने पढ़ा होगा, बस वही रीजन है यहाँ पर तारा लिखने का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर दे रखा होगा अरे समिति, ये दे रखा, इसमें पंचतीय अरे समिति होती है, पंचतीय, इसलिए यहाँ पर इनका यूज किया गया, ठीक है, अरे समिति। और इसका राइट ऑप्शन भी यही होगा, ये देखिए अरे समिति होती है इसमें, तो इसका राइट ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा। अगर आपने भी यही किया था तो अपने आप को 1 नंबर दे लो, अगर कोई दूसरा आपने ये किया हो तो 0 नंबर आप अपने आप को दे लो। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा डायग्राम में आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे, जो सिमेट्री है वो कुछ इस 2 प्रकार की होती है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे, ये होती है रेडियल और ये होती है बाइलेटरल, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर पूछा गया, इसी प्रकार क्वेश्चन इस वाले से भी बन सकता है, बाइलेटरल से। थोड़ा ध्यान रखना आप इस बात का, क्योंकि पिछली बार मान लो कभी इससे पूछ लिया तो अगली बार इससे पूछ ले, इस प्रकार आपसे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं आपको। तो रेडियल और बाइलेटरल दोनों का आपका पता होना चाहिए, क्लियर। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर रखे हुए इसके, कटिंग कैसे भी करो आप, वही सिंपल सी बात यहाँ पर रहने वाली है, एक एग्जाम्पल इनके रहने वाले है, तो इनको भी थोड़ा सा देख लेना, इनका सेम यही कंडीशन यहाँ पर लागू होती है, देख लो आप कैसे भी कटिंग करो आप, सेम वही आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा, क्लियर। ओके, अब बढ़ते आगे की ओर। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। देखो अगला क्वेश्चन है, एक मेंढक का हृदय होता है, द हेड ऑफ ए फ्रॉग। पढ़ा होगा आपने 11वीं की बुक में, मेंढक पढ़ा होगा, केचुआ पढ़ा होगा आपने, कॉकरोच पढ़ा होगा, क्वेश्चन बनता है वहां से। तो एक मेंढक का हृदय होता है, यहाँ पर कंफ्यूजन करने के लिए, 1 कोष्ठ 2 3 4 कितने भागों में बटा हुआ होता है मेंढक का हृदय, और इसी प्रकार आपको पता होना चाहिए कि सांप जो सर्पिसर्प होते हैं उनका हृदय कितने भागों में बटा होता है, और यह आपको पता होना चाहिए कि घड़ियाल जो होता है उसका हृदय कितने भागों में बटा हुआ होता है, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो पक्षी होते हैं उनका हृदय कितने भागों में बटा हुआ होता है। यह आपके 11वीं की एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, वहां से क्वेश्चन बनता है अक्सर। और ऊपर जो आपने देखे ये वाला, ये जंतुओं का वर्गीकरण जो वाला आपका चैप्टर है ना, चलो मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये जो आपका चैप्टर है 11वीं की बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये देखो सब कुछ इसमें दे रखा है, प्रैक्टिस तो हम करवा देंगे। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, वो तो थोड़ा सा आपको एक्टिव होने की यहाँ पर जरूरत रहने वाली है, और आपके मुकेश सर आपके साथ है, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएंगे आपकी बिल्कुल निःशुल्क, ताकि जो गरीब बच्चा है, गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, उनका भी सिलेक्शन हो सके। हमारा यही मकसद है कि जिनके पास पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको भी सिलेक्शन हम दिला सके। तो यहाँ पर आपके पास ये एनसीईआरटी की किताब तो होगी, प्राणी जगत का वर्गीकरण, बस ये इसको थोड़ा सा देख लेना, क्वेश्चन बनता है। ये रहा वो अरे समिति जिसका अभी डिस्कस हमने किया था, ये रहा आपका दीपार्सव, तो ये इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और इसको तो अच्छे से क्लियर कर लेना, इस वाले को चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ये वर्गीकरण आपको पता होना ही चाहिए, इस प्रकार का लिख के रख लो, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्लियर। तो ये इस प्रकार आपको ये सब वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिटेल आपको पता होना चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन ही चाहिए तो अगर आपको ये पता होगा तो अवश्य आप इसको कर पाओगे कि मोलस्का में क्या होता है, अर्थोपोडा में क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है ना, इतना सा आपको पता है
तो आपके समझो सिलेक्शन बहुत ही करीब है। तो यहाँ पर तो देखो हमने 11th 12th सब पढ़ रखी है और हमने तो एंट्रेंस एग्जाम में पास कर रखा है, तो हमको सब कुछ पता है कि मेंढक में कितना हद्दे होता है। तो सिंपल सी बात है, देखो 3 प्रकोष्ठ उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम मेरे को पता है और डायग्राम पता है तो वो जिंदगी भर नहीं भूलता। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 चैम्बर, यानी कि 3 चैम्बर इसमें होते हैं। अगर आपने भी इस पर टिक लगाया था ना तो अपने आप को 1 नंबर दे लो, अगर गलत किया तो 0 नंबर दे लो। अब देखो इसका डायग्राम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आप देख सकते हो, इसमें क्या दे रखा है, एक राइट एट्रियम है, एक लेफ्ट, यानी कि दायां नीले बोलते हैं, दायां आलिंद, नीले तो नीचे वाले होते, ये आलिंद हो गए दायां, और ये बायां आप देख सकते हो आलिंद हो गया। ठीक है, और ये नीचे एक ही दे रखा है वेंट्रिकल, दायां बायां कुछ भी नहीं है, बस एक ही वेंट्रिकल है। तो कितने हो गए, एक, दायां आलिंद एक, बायां आलिंद दो, और ये नीले 3, तो 3 ही चैम्बर है। ये मेंढक के हद्दे का देख लो आप, जिंदगी पर नहीं भूलोगे। और हमने तो मेंढक का पास्ट मॉर्टम करके भी देख रखा है, देख सकते हो आप। प्रयोगशाला में जब आप आगे जाओगे तो आपको दिखाया भी जाएगा, ऐसे कटिंग करके मेंढक का आपको दिखाया जाएगा, बायोलॉजी के स्टूडेंटों सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार इनका हद्दे का संरचना देख लो, सेम वही है, 1 2 3, तो 3 चैम्बर इसमें होते हैं। क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अगर डायग्राम से याद रखोगे तो, रटोगे तो भूलोगे, डायग्राम से याद रखोगे तो जिंदगी भर काम आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है यहाँ पे। देखो मैंने बोला था ना कि 11th की बुक से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं वर्गीकरण से। तो देखो हमारे कांटेक्ट में जो स्टूडेंट रहेगा सिलेक्शन पाकर ही रहेगा वो, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक मोलस्का का खोल के द्वारा स्रावित किया जाता है। द सेल ऑफ मोलस्का इज सिक्रेटेड बाय। मोलस्का को तो सब जानते होंगे, किताब में आपने पढ़ा होगा, और जो किसान जो खेती करते हैं भाई लोग उनको तो पता भी होगा कि एक मोलस्का का जो खोल है के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपको, मेटल, ठीक है, मेंटल, और इंग्लिश में भी देख सकते हो रेडुला यानी कि ग्रसित, और यहाँ पर जेलेक्सिबा जिसको ओस्पेरिडियम बोलते हैं। ठीक है, ओस्पेरिडियम बोलते हैं, या फिर आप देख सकते हो नंबर 4 विसेरा। ठीक है, आंतराक। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आपके 11th की बुक में ही दे रखा है ना कि ये किसका सिग्रेशन करता है। मोलस्का के बारे में आपने पढ़ा होगा, तभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एनेलिडा के बारे में भी पढ़ना है, मोलस्का के बारे में भी पढ़ना है, अर्थोपोडा के बारे में भी पढ़ना है, इकाइनोडर्मेटा के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। क्लियर। तो यहाँ पर बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा, तुरंत बताओ यहाँ पर राइट ऑप्शन, ईमानदारी से बताना आप। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर लेंगे कि इधर उधर दे के किताब में दे के बता दे, ऐसा मत करना। अगर ये आप करोगे तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, सिंपल सी बात है। हम तो जितना हो सके फ्री में आपकी तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम नजदीक है आपका, एंट्रेंस एग्जाम के। बड़ी चिंता होती है हमें कि बच्चों के एग्जाम आ गए पास में, तो तैयारी हमने करवा दी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे भी ज़्यादा चिंता हमें होती है आपके एम के सर को, क्योंकि जिस प्रकार आपके एम के सर ने सिलेक्शन पाया है उसी प्रकार आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एक मोलस्का का खोल स्रावित करता है, तो यहाँ पर बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन मान सकते हो आप। हमने तो पढ़ रखा है कि मेटल, ठीक है, राइट ऑप्शन इसका मेटल हो जाएगा। अगर आपने भी ये टिक लगाया था तो अपने आप को 1 नंबर दे लो आप। अगर कोई और लगाया, आपने 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, तो 0 नंबर दे लो। अब आप बोले सर ये मेटल क्या होता है और कैसे सिगरेट होता है और मोलस्का किस प्रकार का होता है, तो चलो मैं आपको डायग्राम ही दिखा देता हूँ। तो आपके लिए खेत में आ चुका हूँ मैं, थोड़ा सा इसका भाई फोटो ले लेता हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। तो देखो इस प्रकार का होता है, जो खेती करते हैं जो पानी एरिया में रहते हैं उनको तो पता है, इस प्रकार का दिखाई देता है। और ये कुछ चीज यहाँ पर छोड़ता है, कुछ मेटेरियल छोड़ता है यहाँ पे, सफेद सफेद सा, है ना, देखा होगा आपने। इस प्रकार का होता है ये मोलस्क, इस प्रकार का, इस प्रकार का। और आपने देखा होगा कि ये निकलने के बाद तो इसका तो आप यूज करते हो बजाने में, बचपन में काफी बजाए होंगे ना, रेत में निकलते हैं। ठीक है, कभी आपका घर वर बनाया हो तो रेत लाए होंगे, तो इस प्रकार का आपको मिल भी गया होगा, तो बजाया करो इसको, ठीक है, आवाज आती है इसमें। तो ये तो मजाक हो गई। और यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार का ये होता है,
और कुछ सिग्रेशन ये करता रहता है, तो उसी को बोलते हैं मेटल। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनर ने यहाँ पर पूछा गया है, और ये है मोलस्क। क्लियर हो गया होगा सब कुछ। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स से, और आपको पता है कि एमके सर आपके हर कमेंट का रिप्लाई देते हैं, कमेंट कर दिया करो कोई भी बात समझ में नहीं आए तो। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, और फोटो दे के, इमेज दे के मोलस्क को पता भी लग गया होगा कि हाँ वही होता है। आपके आसपास भी देख लिया होगा आपने, है ना, काफी बार बारिश के टाइम में तो और ज्यादा निकलते हैं ये। तो वो जो सफेद सा पदार्थ वो स्रावित करता है वो ये होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन निकल के आता है आपका। देखो मोलस्का से पूछ लिया, मैंने बोला ना एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है, बस आप टॉपिक को क्लियर रखो। जैसे कि कॉकरोच हो गया, तो उस टॉपिक को क्लियर रखो, 2 से 3 क्वेश्चन उठा सकता है एग्जामिनर वहां से। अगर मान लो आपने मेंढक वाला चैप्टर आपने देखा होगा, मेंढक का टॉपिक है आपके 11th वाली बुक में, तो वहां से आपको पता है कि मेंढक से भी 2 से 3 क्वेश्चन उठा सकता है वो एग्जामिनर। तो बस आपका टॉपिक क्लियर रखो ना आप, एनसीईआरटी की बुक तो सभी के पास है। तो मोलस्का की यहाँ पर वर्णक होता है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ द मोलस्का। मोलस्का का सबसे वर्णन क्या होता है, रेस्पिरेटरी वर्णन यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन दे रखा है, हेमोसाइनिन दे रखा है, और यहाँ पर हीम एरिथ्रिन दे रखा है, और क्लोरोक्रोसिन दे रखा है। ईमानदारी से बताओ, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ रखी होगी तो वो स्टूडेंट इसको सही करेगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ मोलस्का, बताओ ईमानदारी से। सो यहाँ पर थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी से मोलस्का के बारे में तो ये क्लियर हो गया होगा। बताओ ईमानदारी से चूज करो वन ऑप्शन, यहाँ पर 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करो तुरंत। चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो अगर आपको टाइम लेना है तो, बट मैं यही कहूंगा कि एंट्रेंस एग्जाम में टाइम का मैनेजमेंट आपको करना होता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम आपको दिया जाता है। ठीक है, कम टाइम में आपको अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो जल्दी की थोड़ी आदत बनाओ आप फास्ट क्वेश्चन करने की। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, हीमोसाइनिन के बारे में तो सबने सुना होगा। तो हीमोसाइनिन इसमें सबसन वर्णक यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है मोलस्का में। क्या होता है, हीमोसाइनिन, याद रखना इस बात को। तो अगर आपने भी यही चूज किया तो अपने आप को 1 नंबर दो आप। अब ये एक प्रकार से आपके लिए देखो, हीमोसाइनिन इसका राइट ऑप्शन है। ये 10 में से कितने क्वेश्चन आपने राइट किए, और ईमानदारी से बताओ कि अगर आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको चाहिए, तो आप कमेंट करके बता देना। ऐसे हजारों क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, जूलॉजी से। ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पर, जो आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सी बार तो डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन सेम टू सेम। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको देखने को मिलेगा। तो कमेंट करके बताना क्या आपको ऐसा क्वेश्चन चाहिए, ऐसी तैयारी चाहिए फ्री में। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, देखो फ्री में निःशुल्क बात यहाँ पर हो रही है। तो चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगली क्लास से भी आपको मिल पाएगी। और ऐसे क्वेश्चन करने से आपका दिमाग का एक्सरसाइज होता है और आप बहुत ही अच्छे बनते चले जाते हो। थ्योरी तो आप पढ़ी लोगे एनसीईआरटी से, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन में आपको क्लियर होना चाहिए, आना चाहिए ये क्वेश्चन। और हमने आपको देखो डायग्राम के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई मेथड हो कुछ और कि किस तरीके से आप समझ सकते हो, तो आप फिर भी बता सकते हो कमेंट करके, सर हमको इस तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि हमारा तो मकसद ही यही है कि आपको समझ में आ जाए, बस आपका सिलेक्शन हो जाए, बस आपके माता पिता का नाम रोशन हो जाए, बस हमारा तो यही सपना है। तो कमेंट करके आप बता सकते हो जो टीचिंग का मेथड ये वाला बेस्ट रहेगा जो अभी हमने यूज किया, तो आप बता सकते हो। और यहाँ पर इस प्रकार के एमसीक्यू चाहिए तो आप बता सकते हो, आप कमेंट करके बताओ। अगली क्लास इसी प्रकार के हम लेकर आएंगे, इसी प्रकार के एमसीक्यू लेकर आएंगे, फिजिक्स का हम डिस्कस कर लेंगे। और जितना हो सके सपोर्ट करो आप लोग, ताकि फ्री में मैं आपकी तैयारी करा सकूं। तो कमेंट करके बताओ जो भी आपका रेस्पॉन्स रहा है। और हाँ, ये भी बता देना यहाँ पर जो आपने 10 क्वेश्चन किए कितने अंक आप लेकर आए, यहाँ पे 10 में से कितने अंक आप लेके आए वो भी बता देना, ताकि आपका एनालिसिस हम कर सके। ओके, धन्यवाद।